Hello kids, this is Ankit Jangam. I welcome you to the second part of your chapter, Force and Law of Motion. In today's video, we're gonna learn about Newton's first law of motion. Before that, let us understand what we have already done. In last video, we have learned about force, that is a push and pull applied on any body due to which the body starts either in motion or body comes to रेस्ट अल्टीमेटली बॉडी का एक्सेलरेशन जब स्टार्ट हो जाता है, बॉडी एक्सेलरेशन में आती है, वी से दैट फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी. ठीक है. उसके साथ साथ हमने पढ़ा था दैट बॉडी ऑल्सो देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स. अगर किसी बॉडी पर काफी सारे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं एंड उसकी वजह से भी स्टिल बॉडी अपनी पोजीशन ऑफ रेस्ट या पोजीशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करता है और चेंज नहीं होता, देन वी से कि बॉडी पर क्या है, बैलेंस फोर्स लग रहा है. एंड बैलेंस फोर्स के केस में हम एक और बात बोलते हैं कि बॉडी पर जो नेट फोर्स है वो क्या है, जीरो है. सेकंड केस अनबैलेंस फोर्स, की बॉडी पर काफी सारे फोर्सेस लग रहे थे बट स्टिल कोई पर्टिकुलर फोर्स ज्यादा लगने की वजह से बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग जाती है, जैसे दिस. ठीक है. इस केस में हम बोलेंगे बॉडी क्या है, आपके बॉडी पर अनबैलेंस फोर्स लग रहा था. तो एक ऐसा फोर्स जिसमें बॉडी मूव करना शुरू कर देती है, एक्सेलरेशन में आ जाती है, इन दैट केस हम बोलेंगे बॉडी पे अनबैलेंस फोर्स लग रहा था. लास्ट हमने एक और चीज समझी थी, दैट इज गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट, व्हिच वाज कि अगर गैलीलियो ने जैसे क्या करा था, एक दो स्लाइड्स ली थी, एक ये और एक उसके सामने अपोजिट, और उस पर से एक बॉल को छोड़ दिया था. नाउ दिस बॉल रोल्स डाउन, ठीक है, और सामने वाली स्लाइड पर वो क्या करती है, ऊपर चढ़ती है. तो यहां पर हमने तीन चीजें समझी थी. ठीक है. पहला यह था कि जैसे ही बॉल नीचे आएगी ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, उसकी स्पीड क्या है, इंक्रीज होगी. उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी. दूसरी बात, जैसे ही वो नीचे से ऊपर जाएगी उसकी स्पीड क्या होगी, धीरे 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 कम होगी. और एक और चीज हमें क्या पता चला था, अगर हम स्लाइड के साथ क्या करते हैं, बॉल को छोड़ देते हैं और एक आइडियल कंडीशन उसको प्रोवाइड कराते हैं, तो क्या होगा, बॉल नीचे आएगा और एक पर्टिकुलर इनिशियल जो भी उसकी पर्टिकुलर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आगे बढ़ता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं. ठीक है. इसी से न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आता है. एंड दैट सेड कि अगर हम बॉडी को उसकी आइडियल, अगर बॉडी पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है तो या तो बॉडी किस पे रहना चाहेगी, रेस्ट पर है, वो रेस्ट पर रहना चाहेगी. और अगर बॉडी पर, जैसे इस केस में क्या हुआ, वो एक कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से था. ठीक है. एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो ये यहां पर भी इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यहां पर भी सेम रहेगी और आगे भी सेम रहेगी. तीनों केस में उसने ना तो कोई एक्सेलरेशन गेन नहीं करा. सो बॉडी जब रेस्ट पर है तब भी बॉडी पर एक्सेलरेशन क्या था, जीरो. एंड बॉडी अगर मूव कर रही है तब भी एक्सेलरेशन अगर जीरो है, एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, देन वी से कि बॉडी पर क्या है, बॉडी अपना इनर्शिया मेंटेन कर रही है. एंड दैट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. चलिए आगे समझते हैं इसमें. And that is Newton's first law of motion, also known as law of inertia. And it says everybody remain in its state of rest or uniform motion until and unless an external force is applied on it. जब तक एक बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होता तब तक बॉडी क्या चाहती है, वो अपनी आइदर रेस्ट की पोजीशन और यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन को मेंटेन करे. वो अपनी टेंडेंसी है उसकी कि वो क्या चाहती है, आइदर वो रेस्ट में रहना चाहती है या वो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहती है. वो चाहती है कि वो कभी भी क्या नहीं गेन करे, एक्सेलरेशन गेन नहीं करे, वो हमेशा कैसे रहे, अनएक्सेलरेटेड रहे. इसी टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया. नाउ लॉ ऑफ इनर्शिया अब कई चीजों पे डिपेंडेंट होता है. तो सबसे पहली चीज जो इनर्शिया, वो क्या है उसको समझते हैं. नाउ इनर्शिया क्या है, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन.
बॉडी की एक टेंडेंसी है जिसके अकॉर्डिंग बॉडी हमेशा अपनी एग्जैक्टली जो पोजीशन है, आइदर वो रेस्ट की है या मोशन की, उसे मेंटेन करना चाहता है। अगर मेरी एक बॉडी है जो किस पर है, रेस्ट पर है, सी, ठीक है, जब तक इस पर मैं कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा ये बॉडी क्या है, मूव नहीं करना चाहेगी। ठीक है, सो बॉडी क्या है, हमेशा क्या करना चाहती है, जो उसकी रेस्ट की पोजीशन है उसे मेंटेन करना चाहती है। वही मैं बात करता हूं एक कॉमेट की। अगर एक कॉमेट आसमान में जा रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, तो वो जाता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। कब तक नहीं रुकेगा, जब तक उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होता है। एंड इन दोनों केस में आपने एक चीज नोटिस करी कि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करे, वो रेस्ट में है, वो रेस्ट में रहना चाहता है। ये यूनिफॉर्म मोशन में है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में मोशन है, वो उसमें रहना चाहता है। दे डोंट वांट टू चेंज। नाउ दिस इज कॉल्ड इनर्शिया। यही क्या है, आपका इनर्शिया। जब तक एक बॉडी अपनी क्या टेंडेंसी मेंटेन करता है, या तो रेस्ट में रहना चाहता है या यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है, तब तक बॉडी के क्या है, उसका इनर्शिया है। नाउ इनर्शिया इज डिपेंडेंट ऑन वन थिंग एंड दैट इज मास। आपने नोटिस करा होगा कि अगर मैं आपको 3 अलग अलग बॉल होती है, ठीक है, 3 अलग अलग बॉल जो कि रेस्ट पे रखी है, उन्हें देता हूं, ठीक है, मैं बोल देता हूं ऊपर वाली, आपको साइज से समझ में आ गया होगा कि ये थोड़ी सी हल्की है, तो मैं बोलता हूं ये 100 ग्राम्स की थी, ठीक है, ये 1 केजी की थी और ये 5 केजी की थी। आप बताइए किसको, आपको अगर धक्का मारना है, पुश करना है, तो किस पर ज्यादा फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा? डेफिनेटली जो ज्यादा भारी है। सो इनर्शिया एक चीज पे डिपेंडेंट है, वो है मास पर। जितना बॉडी का मास होगा उतना ज्यादा उसका क्या होगा, इनर्शिया होगा। यही बात किस पर होती है, इनर्शिया ऑफ मोशन की। अगर आपको एक बाइसिकल एक बाइसिकल जो कि मूव कर रही है उसे रोकना है, या फिर एक ट्रेन है, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है, आप बताइए किसे रोकना मुश्किल होगा? डेफिनेटली ट्रेन को रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। तो इनर्शिया ऑफ बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन मास। इसीलिए कहा जाता है इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। जितना बॉडी का मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, और उतना ज्यादा उसकी टेंडेंसी हो जाएगी किस चीज के लिए, आइदर रेस्ट में रहने के लिए या फिर यूनिफॉर्म मोशन में रहने के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ दैट देयर आर 3 टाइप ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट इज योर इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नाउ व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट? रेस्ट से समझ गए होंगे कि एक बॉडी है, रेस्ट पे रहना चाहती है, और जब तक उसकी टेंडेंसी है वो रेस्ट पे ही रहे, वो अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, तो हम क्या बोलेंगे, बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है। सो the tendency of a body to oppose the change in the state of rest when some external unbalanced force is applied on it, this is called inertia of rest. जब तक एक बॉडी पर इवन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, तब भी वो क्या चाहती है, वो रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है। उसी केस में हम क्या बोलेंगे कि ये क्या मैं फॉलो कर रही है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपने नोटिस करा होगा कि अगर मैं एक बड़े सारे मास को, मान लीजिए एक 100 केजी का स्टोन है, वो रेस्ट पे रखा हुआ है, क्या हम इसे इजीली हिला पाएंगे? नहीं, डेफिनेट बात है, क्योंकि इस बॉडी में क्या है, वो रेस्ट पर है, वो अपनी रेस्ट पोजीशन को मेंटेन करना चाहती है। इसी के साथ कुछ एग्जांपल समझते हैं। आपने ये एग्जांपल जरूर देखा होगा कभी ना कभी, कि आपने कभी भी कैरम खेला, और कैरम कॉइन्स को क्या करते हैं, हम जनरली एक दूसरे पर स्टैक कर देते हैं, ठीक है। और अब अगर इसी केस में हम क्या बोलते हैं कि हम एक और कैरम पे, अगर मैं इसको एक स्ट्राइकर से हिट करता हूं, इस कॉइन को बहुत तेजी से स्ट्राइकर से हिट करता हूं, तो क्या होगा, सिर्फ ये वाला स्ट्राइकर, सिर्फ ये वाला जो कॉइन है ये मूव करेगा, बाकी का बाकी पूरा का पूरा ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि उन सब ने क्या है, अपना इनर्शिया ऑफ रेस्ट मेंटेन कर रखा होगा, और वो इजीली मूव नहीं करेगा। इसके और भी एग्जांपल आप देखते हैं डेली लाइफ में। जैसे कि क्या करते हैं, अगर आप एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं या कार में ट्रेवल कर रहे हैं, और एकदम से बस और कार की स्पीड बढ़ जाती है, और मान लीजिए आप बैठे हो उसमें, ठीक है, यहां पर सीट्स पे आप बैठे हैं, तो
ठीक है, अब आप बैठ गए, अब तक आपकी जो बस है रुकी हुई है और आप भी उस पे जाके बैठ गए, रुकी हुई है। लेकिन जैसे ही बस क्या करेगी, मोशन में आती है, आपकी पोजीशन क्या है, पहले रेस्ट थी, अब बस मोशन में आ गई, लेकिन आपकी बॉडी अभी भी मोशन में नहीं आई है। ड्यू टू दैट ये क्या करेगी, पीछे की तरफ जाएगी, या इवन कोई इंसान इसमें खड़ा भी होगा वो पीछे की तरफ जाएगा। दैट इज व्हाट आपकी बॉडी इनसाइड द बस क्या मेंटेन करना चाहती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। चलिए समझते आगे। That is, when a branch of tree is shaken, the fruit get falls from the tree due to inertia of rest. अब ये एग्जांपल भी देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए आपने कई बार एक ट्री देखा होगा और उस पर कई बार कुछ फल लदे हुए देखे होंगे। नाउ आपको क्या करना है, इन फल को खाना है और उसको ड्रॉप करना है। सो व्हाट यू डू, आप एक स्टोन लेते हैं और इस ब्रांच में क्या करते हैं, स्टोन को मारते हैं। नाउ स्टोन अगर इस ब्रांच पर अड़ा तो क्या होगा, आपका स्टोन की वजह से पूरी ब्रांच तो क्या करेगी, शेक करेगी, लेकिन दीज फ्रूट्स ये क्या करेंगे, ये शेक नहीं करेंगे, ये अपना क्या मेंटेन करे होंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ड्यू टू दैट ये क्या करेंगे, बाद में गिर जाएंगे। तो आप इस झाड़ी को भी गिराएंगे। आपने क्या करा है, कभी ना कभी एक ब्रांच पकड़ी होगी जिसपे काफी सारी लीव्स होंगी और उसको आप शेक करते होंगे। नाउ लीव्स अपना क्या मेंटेन करना चाह रही है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट मेंटेन करना चाह रही है। ड्यू टू दैट क्या होगा, आपने जैसे ही उसे शेक करा होगा, लीव्स गिर गई, लेकिन आपके पास क्या है, ब्रांच मोशन में आ गए। ऐसा एक और एग्जांपल है कि घर में आपने क्या है, कर्टन्स देखे होंगे या फिर हो सकता है आपने बेडशीट देखा होगा, मम्मी उसको क्या करती है, जैसे ही साफ करने के लिए हल्का सा उसमें पुश मारती है तो उसमें धूल निकलती है। धूल असल में क्या है, अपना इनर्शिया ऑफ रेस्ट मेंटेन करना चाहती है। वहीं जो कर्टन था या फिर जो शीट थी वो किस में आ गई, मोशन में आ गई। सो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। चलिए आगे चलते। नाउ अभी कॉइन वाला एग्जांपल मैंने समझा ही दिया कि जैसे ही अगर स्ट्राइकर से लास्ट कॉइन पर क्या है, बहुत ही तेजी से स्ट्राइक करा जाएगा, तो बाकी का पूरा स्टेक तो क्या है, अपनी इनर्शिया की पोजीशन को मेंटेन करना चाहेगा, बट जो लास्ट कॉइन होगा वो मोशन में आ जाएगा। आगे चलते हैं। एंड पर्सन वाला एग्जांपल, अगर एक पर्सन क्या है, खड़ा है या बैठा है, ठीक है, और एकदम से क्या होती है, आपकी बस स्टार्ट हो जाती है, इन दैट केस आइदर आदमी क्या है, पीछे की तरफ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन पे। नाउ व्हाट इज इनर्शिया ऑफ मोशन? डेफिनेट बात है कि बॉडी आपकी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, वो मेंटेन करेगी यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करना, अपने मोशन को मेंटेन करना। दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। The tendency of a body to oppose its state of motion when some unbalanced force are applied on it is called inertia of motion. जब तक बॉडी मोशन में है वो अपना इनर्शिया, अपने मोशन को मेंटेन करना चाहती है, वो नहीं चाहती कि वो रुक जाए या उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स लगे। और ऐसा जनरली होता है, अगर तेजी से एक ट्रेन आ रही होती है तो उसके सामने कुछ भी आएगा वो इजीली नहीं रुकेगी, वो अपना इनर्शिया मेंटेन करना चाहती है और इसको रोकने के लिए आपको ब्रेक अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि हमारे पास हो गया, अ मैन केयरलेसली फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड बाय द ड्राइवर ऑफ द बस। ओके, अब वही एग्जांपल है जो अभी अभी हमने यूज लिया कि अगर हम क्या करते हैं, एक बस चल रही थी ऑलरेडी, मान लीजिए ऑलरेडी बस है, ठीक है, नाउ इसमें बैठा हुआ एक आदमी या खड़ा हुआ भी मान लेते हैं हम, ठीक है, जब तक बस मोशन में है ये आदमी भी बस के साथ किस में होगा, मोशन में होगा। लेकिन जैसे ही बस रुक गई, ठीक है, बस रुकी, ब्रेक लगाया ड्राइवर ने, दिस मैन हु इज सिटिंग बिहाइंड, वो अभी भी क्या है, अपना इनर्शिया ऑफ मोशन मेंटेन करना चाहता है। ड्यू टू दैट ये क्या करेगा, आगे की तरफ झुकेगा। दैट इज जनरली हैपन विद अस। हम जब भी बाइक पर होते हैं या बस में होते हैं या कार में होते हैं, जैसे ही ब्रेक अप्लाई होते हैं, हमारी बॉडी जो कि स्टिल मोशन मेंटेन करना चाहती है, अपना इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन करना चाह रही होती है, वो आगे की तरफ झुकती है। ठीक है, क्योंकि हमारी नीचे की बॉडी तो क्या है, कनेक्टेड है बस से या फिर सीट ऑफ कार से, वो रुक जाती है, लेकिन हमारी बॉडी स्टिल उसको क्या करती है, मोशन को मेंटेन करना चाहती है, हमारी अपर बॉडी। ठीक है, आगे समझते हैं एक और एग्जांपल। That is, an athlete runs a certain distance before taking a leap. अब जनरली क्या होता है, जब भी एक एथलीट होता है उसको क्या करना है, अगर लॉन्ग जंप में अगर उसको लॉन्ग जंप लेनी है या फिर उसको हाई जंप करनी है, वो क्या करेगा, वो भागेगा, he'll run, और जितना हो सकता है उतना रन करेगा। क्यों? बिकॉज हिज बॉडी गेट अ मोमेंटम और इनर्शिया ऑफ मोशन वो गेन कर लेगी। इसकी वजह से वो जब जंप करेगा तो उसकी बॉडी क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन को मेंटेन करते हुए ज्यादा दूरी तक क्या करेगी, लीप ले पाएगी।
दैट इज यूज्ड बाय मल्टीपल एथलीट्स। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है कि बॉडी अपना क्या मेंटेन करना चाह रही है, डायरेक्शन मेंटेन करना चाह रही है। अच्छा, एक एग्जांपल हम लेते हैं। जनरली आप सभी क्या है, कभी ना कभी एक कर्व पाथ पे आपकी कार गई होगी या फिर हो सकता है बस गई होगी। तो जनरली कर्व पाथ पे अगर शार्प टर्न आप ले रहे थे और फादर हो सकता है आपके तेजी से टर्न ले रहे थे, इन दैट केस क्या होता है, जनरली आप पहले तो क्या है सीधे चल रहे होते हैं। ठीक है ना, अब इस चीज में आपके फादर को टर्न लेना है किसके हिसाब से, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द कर्व। ठीक है, आपके फादर को किस तरफ टर्न लेना है, सेंटर ऑफ द कर्व की वजह से। ड्यू टू दैट आपकी कार जो कार है वो किस तरफ जाती है, सेंटर की डायरेक्शन में। लेकिन आपकी बॉडी वो स्टिल क्या थी, वो सीधी आ रही थी और वो अपनी डायरेक्शन को मेंटेन करने के चक्कर में कहां चले जाती है, इस तरफ। आप सबने ये एक्सपीरियंस करा होगा, जब भी आप एकदम से कार में बैठे हुए शार्प टर्न लेते हैं, आपकी बॉडी एक डायरेक्शन में अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कर्व, जहां पे भी आपने मोड़ा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि बॉडी चाह रही थी अपना इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन जो कि स्ट्रेट लाइन थी, स्ट्रेट पाथ थी, उसको मेंटेन करना चाह रही थी। एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम कि जनरली हम सबने क्या करा होगा, कभी ना कभी हम एक ग्राउंड में खड़े होंगे और हमने क्या करा होगा, एक थ्रेड पर स्टोन बांधा होगा एंड उसे हमने क्या करा होगा, सर्कुलर पाथ में क्या है, रिवॉल्व करा होगा। अब जैसे ही हम उसे सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे होंगे, जिस पॉइंट पे भी हम उसको क्या करेंगे, थ्रेड को लीव करेंगे, वो क्या करेगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में या टेंजेंशियली क्या करेगा, रन करेगा। ठीक है, मान लीजिए आप इसे आगे यहां छोड़ते हैं, वो इस तरफ इस डायरेक्शन में जाएगा। आप आगे उसे यहां छोड़ते हैं तो वो इस तरफ जाएगा एंड यहां छोड़ने पर इस तरफ। ये आपने सभी ने एक्सपीरियंस करा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बॉडी असल में भले ही सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, वो मूव कराने के लिए आपके हाथ ने उसे क्या कर रखा है, फोर्स लगा रखा है इनवर्ड। सभी जगह क्या है, एक फोर्स लग रहा है स्टोन पर, किस तरफ, इनवर्ड। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या है, अपने सर्कुलर पाथ को मेंटेन कर रही है। लेकिन अगर इसे छोड़ दिया जाए तो इन रियलिटी ये सब क्या है, टेंजेंशियली या फिर हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाना चाह रहे थे। दिस इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, चलिए डेफिनेशन समझते हैं। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन इज मोशन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, for example, if the bus turns along the curved path, the passenger experience a force acting away from the center of the curved track. ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, अगर एक कर्व पाथ में बस टर्न लेती है तो बस तो सेंटर की तरफ जा रही है, लेकिन आप अगर उसमें बैठे हैं तो आप किस तरफ जाएंगे, अवे फ्रॉम द सेंटर। सेकेंड है, अगर स्टोन है बांधा गया एक स्ट्रिंग के और उसको क्या करा गया है, स्विंग करा गया है, जिस डायरेक्शन में आप उसे रिलीज करेंगे वहां से वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करेगा, स्टोन आपका फ्लाई करेगा। स्ट्रिंग इन द हैंड रोटेट द स्टोन इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। आगे बढ़ते हैं, दैट इज मोमेंटम। नाउ व्हाट इज मोमेंटम, एक्चुअली मोमेंटम इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by any body. मोमेंटम इज क्वांटिटी ऑफ मोशन possessed by any body. अब मोमेंटम को जनरली हम मेजर करते हैं बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ड्यू टू दैट इसका डिनोशन दैट इज p is equals to mv. नाउ इसकी एसआई यूनिट निकालते हैं। p का फॉर्मूला जैसे आपको पता चल गया, दिस इज mv। तो मास की एसआई यूनिट होती है kg एंड वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ड्यू टू दैट आपका क्या हो गया, ऐसा यूनिट क्या आई आपकी मोमेंटम की, केजी मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकेंड। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड ऑफ कोर्स इसका रीजन बहुत क्लियर है, बिकॉज मोमेंटम इज गिवन बाय मास इनटू वेलोसिटी एंड वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज डायरेक्शनल बेस्ड। ड्यू टू दैट आपका मोमेंटम भी क्या होता है, डायरेक्शनल बेस्ड होता है। चलिए इन टुडेज वीडियो व्हाट वी अंडरस्टैंड अबाउट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया एंड इट्स टाइप एंड मोमेंटम। होपफुली यू ऑल अंडरस्टैंड, बट वीडियो यहां खत्म नहीं हुआ। लेट अस टॉक अबाउट असेसमेंट्स। सो योर फर्स्ट असेसमेंट इज व्हिच बॉल हैज मोर इनर्शिया।
किस बॉल में ज्यादा इनर्शिया? एज यू ऑलरेडी नो, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो जिस बॉडी का मास ज्यादा, उसी में इनर्शिया ज्यादा। नाउ फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट बॉल, they might have great amount of mass, but none will be have more mass than iron ball, which is 5 kg. So our answer is D. Let's move to next assessment. Okay, which of the following body has more momentum if all body contain same velocity? अब already condition क्या दे रखी है कि सभी bodies ने same momentum, same velocity contain कर रखा है, तो किस body में ज्यादा क्या होगा? मोमेंटम होगा। सो हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला था मास अपॉन मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। सो दैट मीन आपका मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर वेलोसिटी सेम लेने वाली है तो जिसका भी मास ज्यादा होगा अपने आप ही उसका ही मोमेंटम भी इस केस में ज्यादा होगा। तो बाइसिकल, बाइक, कार, तीनों का मास कंपैरेटिवली लेस है बस से। सो हियर इज योर आंसर। Hopefully you all like this part of the video. Till then, thank you.